गांव में जैसे ही चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर कार अंदर आती है, गांव के छोटे छोटे बच्चे उस कार के पीछे दौड़ने लगते हैं। साथ में गांव के लोग भी उस कार को बड़ी जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे कि आखिर ये कार का मालिक इस गांव में क्या करने आया है। इसलिए वो भी उस कार के पीछे पीछे चलने लगते हैं। कार बिना रुके सीधे एक पुराने घर की तरफ जाती है और वहां जाके खड़ी हो जाती है। कार में से एक नौजवान निकलता है जिसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसके गले में सोने की चेन थी। वो इधर उधर देखता है और इसके बाद उस पुराने घर की तरफ को बढ़ जाता है। घर देखने में काफी पुराना था और कई जगह से टूटा हुआ भी था। कई जगह से सीमेंट हटा हुआ था तो कहीं से ईंट टूटी हुई थी। वो दरवाजा खोलता है और अंदर की तरफ को जाने लगता है। वहां पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी जो सही से देख नहीं पा रही थी। वो जाता है और उसके पैर पकड़ के रोने लगता है। कहता है कि आज मैं जो कुछ बना हूं आपकी वजह से बना हूं। उसकी ये बातें सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तो तुम्हें मेरी वजह से क्या बनकर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों आखिर वो बूढ़ी औरत कौन थी और वो नौजवान कौन था जो कहता था कि तुम्हारी वजह से आज जो कुछ हूं मैं तुम्हारी वजह से बना हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल है। आप देख रहे हैं एक सच्ची कहानी जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली की है। दोस्तों इस कहानी को जरूर पूरा जी देखिए। ये दिल छू लेने वाली कहानी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हो तो। दोस्तों बरेली का रहने वाला कपिल अपनी पत्नी अनीता के साथ रहता था। कपिल रोज मेहनत मजदूरी करता और इस तरह से वो अपना गुजारा कर रहा था। कहने को तो उनके जीवन में सब कुछ था, लेकिन अक्सर शादी के 5 साल के बाद भी कपिल और अनीता को ऐसा लगता था कि उनका जीवन अधूरा है, क्योंकि उनके घर में अभी तक औलाद नहीं हुई थी। इसलिए अक्सर कोई भी उनको बता देता था कि वहां जाके मन्नत मांगो तो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। इसलिए वो हर जगह जाते, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उनके घर औलाद का सुख नहीं मिल पाया था। ऐसे ही एक दिन खाना खाते हुए कपिल देखता है कि उसकी पत्नी अनीता बेहोश होकर नीचे गिर गए। वो जल्दी से उसे उठाता है और पास के ही एक डॉक्टर की दुकान पर लेके जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद उसके पति को बुलाता है। पति घबराया है, वो पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है। डॉक्टर हंसते हुए कहता है, अरे कपिल सब कुछ ठीक है और तेरी दुआएं कबूल हो गई, तेरी बहू मां बनने वाली है। ये सुनने के बाद कपिल बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी को भी ये खबर देता है। इसके बाद कपिल कहता है कि हम अपने बच्चे को एक बड़ा सा ऑफिसर बनाएंगे ताकि वो बहुत अमीर बन सके, हमारी तरह गरीबी वाली जिंदगी ना जिए। इसके बाद कपिल रात दिन मेहनत करने लगता है। उधर वो दिन भी नजदीक आ जाता है जब डिलीवरी का टाइम आता है। एक दिन कपिल अपने मजदूरी पर गया हुआ था, वह मजदूरी कर रहा था। उधर अनीता के पेट में दर्द होता है। गांव के लोग उसे पास के ही हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहां जाके उसे एडमिट करा देते हैं और कुछ ही देर में वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। ये खबर गांव वाले अब जल्दी से कपिल को देना चाहते हैं। वो उसे बताते हैं कि तेरी पत्नी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। जब ये खबर कपिल को मिलती है तो वो बहुत खुश होता है। कहता है कि इतने वर्षों के बाद ही सही इतनी अच्छी खबर मिली है। और वो अपना जो भी काम होता है वो छोड़ता है और सीधा हॉस्पिटल की तरफ को चल देता है। वो रास्ते से कुछ मिठाई लेता है और दौड़ा दौड़ा खुशी खुशी हॉस्पिटल की तरफ को जा रहा था कि तभी अचानक उसका किसी गाड़ी से टकरा कर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उसकी वहीं पर ही सांसें रुक जाती है। अब ये खबर गांव वालों को जब होती है तो एक तरीके से गांव में बहुत ज़्यादा मातम सा बरस जाता है। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि कपिल की पत्नी अनीता को ये खबर कैसे दी जाए, लेकिन वो उसे बताते हैं। वो भी बहुत फूट फूट के रोती है, लेकिन गांव के लोग उसे समझाते हैं कि इस समय तुम्हारा रोना ठीक नहीं है, क्योंकि इस बच्चे का सहारा आखिरी तुम हो और अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो फिर इसका क्या होगा। आखिरकार अनीता किसी तरीके से अपने आप को संभालती है और फिर उसका पालन पोषण शुरू करती है। कुछ दिन गुजरते हैं तो रिश्तेदार उसके बोलते हैं कि तू अकेली इस बच्चे को कैसे पालेगी, ये बच्चा अब तू हमें दे दे ताकि इसका भविष्य हम अच्छा कर सकें और ये अच्छे से खा पी सके और पल पोस सके, क्योंकि तू मेहनत मजदूरी में कुछ नहीं कर पाएगी।
लेकिन अनीता बोलती है कि चाहे मैं कुछ भी करूं, अपने बेटे को मैं अपने साथ ही रखूंगी, क्योंकि इसके सिवा मेरा अब है ही कौन इस दुनिया में। मेरे पति रहे नहीं, और अगर बेटा भी चला जाएगा तो फिर मैं अकेली करूंगी क्या। इसलिए ये मैं किसी को नहीं दूंगी। कितनी भी मुझे मेहनत करनी पड़े, मजदूरी करनी पड़े, वो मैं खुद ही करूंगी। और इसके बाद अब अनीता लोगों के घरों में साफ सफाई भी करती, मजदूरी भी करती, कोई भी मतलब काम मिलता वो सब कुछ करती। और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है। वो बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा देती है, और बच्चे से अक्सर कहती थी कि बेटा, तेरे जो बाबूजी थे उनका सपना था कि तू बड़ा होके कुछ बड़ा सा ऑफिसर बने या बहुत अमीर बने, और मैं चाहती हूँ कि तू इसी तरीके से पढ़ाई करे और लगन करे। बच्चा भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझता था। कहने को वो बहुत छोटा था, इसीलिए वो पढ़ाई भी करने लगता है। इधर दिन बीतने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब वो करीब 15 साल का हो लेता है। इधर अनीता रोज मेहनत करती, मजदूरी करती, और अपने बेटे को एक अच्छी सी पढ़ाई शिक्षा दे रही थी। इसी बीच जो उसका लड़का था अरुण, यानी कपिल और अनीता का लड़का अरुण, वो कुछ गलत लोगों की संगत में आने लगता है, और वो उसे गलत राह पे ले आते हैं। अब वो शराब पीने लगा था। ये बात जब अनीता को पता चलती है तो वो अपने बेटे पे बहुत गुस्सा होती है। कहती है कि अरुण, ये क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर। लेकिन अरुण को इनकी बातों पे कोई असर नहीं पड़ता। वो ऐसा ही करता है, लेकिन एक दिन वो कुछ ज्यादा ही शराब पीकर आता है। ढंग से अपनी टांगों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये बात देखने के बाद अनीता को बहुत गुस्सा आता है, और वो उसकी पिटाई भी कर देती है। कहती है कि क्या इसी दिन के लिए हम तेरे लिए रात दिन मेहनत कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो अरुण था, उनका लड़का, अब वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। उसे ये बातें बहुत बुरी लग रही थी कि उसकी माँ उसे क्यों डांट रही है। अब वो कुछ भी करे, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अरुण जाता है और एक साइड में लेट जाता है। उसकी माँ उसे खाने के लिए बुलाती है। अरुण खाने के लिए भी नहीं आता। माँ काफी देर उसका इंतजार करती है खाने के लिए। जब अरुण बेटा नहीं आता तो वो खाना लेती है और अपने बेटे के पास जाती है और उसे खाना देती है, अपने हाथों से खाना खिलाती। कहने को अरुण अभी भी बहुत गुस्सा था, लेकिन माँ की डांट और पिटाई के आगे वो चुप हो जाता है और माँ के हाथों से वो खाना खाने लगता है। इसके बाद माँ जाके सो जाती है, लेकिन अरुण अभी भी रो रहा था और यही सोच रहा था कि मेरी माँ ने मुझे क्यों मारा। अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे टोकना नहीं चाहिए था। अगला दिन होता है। अगले दिन फिर से अनीता बोलती है अपने बेटे अरुण से कि बेटा, मैं मजदूरी में जा रही हूं, तुम अपना ख्याल रखना और स्कूल से टाइम से वापस आ जाना, और कोई गलत लोगों के चक्कर में मत पड़ना। इतना कह के वो चली जाती है। उधर अरुण स्कूल ना जाने के बाद वो घर में ही अपने कपड़े इकट्ठे करता है, उसकी गांठ बांधता है, गठरी बनाता है, और वहां से घर से निकल पड़ता है और हाईवे की तरफ को चल देता है। हाईवे करीब 4 किलोमीटर दूर होता है गांव से। उधर अनीता इस बात से बेखबर थी कि बेटा स्कूल ना जाके वो कहीं और चल दिया है। शाम को वो वापस आती है, देखती है कि बेटा घर पे नहीं है। वो आसपास ढूंढती है, लेकिन बेटा कहीं नहीं दिखाई देता। इधर अरुण हाईवे पहुंचता है और हाईवे पे धीरे धीरे चलने लगता है। आती जाती गाड़ियों को वो हाथ देता है लिफ्ट मांगने के लिए। इसी बीच एक गाड़ी रुकती है और अरुण को गाड़ी में बिठा लेता है। अरुण उस गाड़ी में बैठ के चल देता है। उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। अरुण कहता है कि मैं शहर तक जाना चाहता हूँ। इसके बाद वो उसे शहर ले जाते हैं। वहाँ जाके इसे उतार दिया जाता है और गाड़ी चली जाती है। अरुण यहाँ उतरने के बाद अब कुछ भूख महसूस करता है और सोचता है कुछ खा लिया जाए, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और ना ही कुछ खरीदने के लिए उसके पास में पैसे थे। वो इधर उधर देखता है तो सामने उसे एक होटल दिखाई देता है। वो होटल की तरफ जाता है और जाके होटल के मैनेजर से मिलके कहता है कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, मुझे कुछ काम दे दो। होटल का मैनेजर कहता है कि यहाँ मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता, तुम्हारी उम्र अभी कम लगती है, कितनी उम्र है तुम्हारी। वो बताता है कि मेरी 15 साल है। कहता 15 साल के लोगों को हम काम पे नहीं रखते। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ भी काम दे दो, मैं सारे काम कर लूंगा। होटल का मैनेजर कुछ देर सोचता है और कहता है कि ठीक है, तू मेरे साथ अंदर आ। अंदर जाते हैं। वो उसे थोड़ा सा खाने को देता है। कहता है कि आज हमारा बर्तन धोने वाला नहीं आया है,
तुझे ये सारे बर्तन धोने हैं। अरुण कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ये सारे बर्तन धो दूंगा। इसके बाद वो वहां पे बर्तन धोने लगता है। होटल का मैनेजर देखता है कि लड़का बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत मेहनत से कर रहा है। उसके बाद वो कहता है कि तू करता क्या है? कहता मैं कुछ भी नहीं करता, मुझे तो काम चाहिए और मैं काम कर सकता हूँ। मैं रात दिन यहीं रह भी सकता हूँ, आप कहो तो रात में दिन में जब भी जो भी काम होगा मैं सब कर लूँ। क्योंकि वो सड़क किनारे एक बड़ा सा ढाबा अक्सर आप लोग देखते होंगे, जो सड़कों के किनारे होते हैं, जो 24 घंटे चलते हैं। इसी तरीके का ये एक होटल था। वो सोचता है कि मुझे तो एक मजदूर चाहिए था, अगर ये काम करेगा तो और अच्छी बात है। इसके बाद वो उसे रख लेता है। अब दिन में भी और रात में भी अरुण वहां पे काम करता। उसका काम बहुत अच्छा था। ये देख के मैनेजर बहुत खुश होता है, कहता है कि यार तू लड़का उम्र में जरूर कम है लेकिन बहुत ही समझदार है। फिर धीरे धीरे मैनेजर उसको दूसरे काम भी देने लगा था। वो उन कामों को भी बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और वक्त गुजर रहा था। अब वो करीब 17 साल का हो चुका था। इसके बाद होटल का मैनेजर उससे कहता है कि अब तुम कस्टमर्स भी डील करोगे। जो हमारे कस्टमर्स आते हैं उनको खाना सर्व करना, खाना देना, उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको हल करना। इसके बाद अरुण अब उन कामों को भी बहुत अच्छे से करने लगा था। मैनेजर भी अपने आप में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता था। कहता था कि तेरे आने के बाद में मेरे बहुत सारे काम आसान हो गए। इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी पर जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे पीछे इस होटल को तू अकेला संभाले और ये सारे काम तूने देखे हुए हैं और तुझे करने हैं। होटल का मैनेजर चला जाता है। इधर अरुण अकेला ही पूरे होटल को संभालने लगता है। वो काम को बहुत अच्छी तरीके से संभालता है। होटल का मैनेजर जब वापस आता है और ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और अब होटल के मैनेजर की ये आदत बन चुकी थी कि वो कुछ दिन रुकता था और उसके बाद वो चला जाता था। और इधर अरुण सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल रहा था। अब अरुण करीब 18 साल का हो चुका था। इधर एक दिन होटल का मैनेजर फिर से अरुण से कहता है कि अरुण मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ और तुम इस होटल का ख्याल रखना। इसके बाद वो चला जाता है। इधर अरुण रोज की तरह हर बार की तरह पूरी मेहनत से उस होटल में काम करने लगता है। इस बीच एक कस्टमर आता है और खाना मांगता है। उसको खाना दिया जाता है लेकिन खाने में कुछ बाल और कुछ कंकड़ निकल आते हैं। ये देख के कस्टमर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। अरुण आता है, उससे पूछता है और उसको बहुत अच्छे से हैंडल करता है। कस्टमर के समझ में नहीं आता कि इसकी बातों का वो क्या जवाब दे, लेकिन कस्टमर थोड़ा सा गुस्सैल था। वो फिर भी गुस्सा करे जा रहा था। आवाज़ सुनने के बाद आसपास के जो लोग थे वो इकट्ठे हो जाते हैं। होटल के काम करने वाले भी सोचते हैं कि आज अरुण क्यों इस कस्टमर को हैंडल नहीं कर पा रहा, इसलिए किचन में से और जो काम कर रहा था वहां पर आ जाता है। लेकिन जो लोग वहां के पुराने थे वो उस कस्टमर को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कस्टमर कोई और नहीं बल्कि ये तो होटल का मालिक है। वो उसे नमस्ते करने ही वाले थे कि होटल का मालिक इशारा कर देता है कि चुप रहो। वो चुप हो जाते हैं और वो देखते हैं कि अरुण उनको किस हद तक हैंडल कर सकता है। वो सारी कोशिश करते हैं लेकिन अरुण बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही विनम्रता के साथ उस सिचुएशंस को संभाल लेता है। ये देखने के बाद होटल का मैनेजर बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? अरुण बताते हैं कि मेरा नाम अरुण है। वो पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? कहता है नहीं सर, मैं नहीं जानता, आप कौन हैं? तो कहता है कि अपने साथी काम वालों से पूछो कि मैं कौन हूँ। इसके बाद उस दूसरे वर्कर बताते हैं कि ये होटल के मालिक हैं। वो कहता है कि सॉरी सर, मुझे पता नहीं। कहता कोई बात नहीं। वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि अब से पहले मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा जो इस तरीके की स्थिति को इतने अच्छे से संभाल सके। इसके बाद वो मैनेजर के बारे में पूछते हैं कि मैनेजर कहाँ है। वो बताते हैं मैनेजर अक्सर छुट्टी पर चला जाता है। ये सुनने के बाद होटल के मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे फ़ोन मिलाते हैं और कहते हैं कि तुम फ़ौरन वापस आओ। होटल का मैनेजर वापस आता है और पूछते हैं कि तुम क्यों छुट्टी पर जाते हो, और कहते हैं कि ऐसा है, अरुण काम बहुत अच्छा कर रहा है। मैं चाहता हूं अरुण मेरा जो दूसरा होटल है जो इस समय सही से नहीं चल रहा, लॉस में जा रहा है, अरुण उस होटल में जाए और अब वहां पर मैनेजर के रूप में काम करे। कहता है कि सर जैसा आपको बेस्ट लगे, और कहता है कि अब तुम छुट्टी पर मुझे बिना बताए कभी नहीं जाओगे। उस मैनेजर से बोलते हैं और उसके बाद अरुण से कहते हैं कि अरुण
मैं तुम्हें दूसरे अपने होटल पे भेज रहा हूँ, वहाँ तुम्हें बहुत मेहनत से काम करना। अरुण भी ये सुन के बहुत खुश होता है कि कहाँ मैं यहाँ बर्तन धोने के लिए आया था और कुछ ही साल के अंदर अंदर मैं एक होटल का मैनेजर बन जाऊँगा। वो वहाँ जाता है और वहाँ बहुत मेहनत से काम करने लगता है। वो खाने का टेस्ट भी बदलता है, साफ सफाई का ख्याल भी रखता है, कस्टमर को बहुत अच्छे से हैंडल भी करता है और बीच बीच में अच्छे अच्छे डिस्काउंट भी अपने हिसाब से दे दिया करता था, क्योंकि होटल के मैनेजर ने उसे कह दिया था कि तुमको जैसे भी अच्छा लगे वैसे होटल चलाना, लेकिन होटल को प्रॉफिट में लाना है। और ऐसा ही होता है। पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, लगभग साल भर में होटल ग्रोथ में आने लगता है। ये सुनने के बाद में वो बहुत खुश होते हैं। वो अरुण को घर बुलाते हैं, कहते हैं कि बेटा, मैं तुमसे बिजनेस के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। जो होटल मैंने तुम्हें दिया था वो लगातार तुम्हारे जाने के बाद ग्रोथ कर रहा है। तुम तो बिल्कुल जादुई हो, तुमसे पाके मैं बहुत खुश हूँ, तुम बहुत अच्छे वर्कर हो। इसके बाद उस होटल के मालिक की यानी सेठ जी की वाइफ आती है। वो भी अरुण से मिलती है, अरुण से बातें करती है। अरुण बात करने में बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट था। उसकी माँ इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस होती है। सेठ जी की वाइफ अरुण से कहती है कि बेटा, तुम हमारे घर आते रहा करो, हमें अच्छा लगेगा। इसके बाद सेठ और अब वो उसकी वाइफ दोनों आपस में बातें करते हैं कि हमारा तो कोई बेटा भी नहीं है, ये कितनी अच्छी बातें करता है, ऐसा लगता है जैसे कि हमारा ही बेटा हो। सेठ भी उसे बताता है कि इसकी कोई है नहीं और ये अकेला ही रहता है। ये सुनने के बाद वो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि इससे कहूँ कि रोज़ हमसे आके मिला करे, मुझे इससे बात करके बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि दोस्तों, उस होटल के मालिक के घर में कोई औलाद नहीं थी और वो अक्सर दूसरों को देख के अपनी औलाद मान लिया करते थे, लेकिन अरुण को देखने के बाद उनमें बहुत ज़्यादा प्यार जाग जाता है। अब अरुण काम बहुत अच्छे से कर रहा था और ऐसे ही वो वापस आता। धीरे धीरे काम कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन वो अरुण से कहते हैं कि बेटा, तुम घर आओ। घर आते हैं और वो कहता है कि बेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा बिजनेस अब तुम अकेले संभालो, मेरे से अब ज़्यादा होता नहीं और मैं थोड़ा बीमार भी रहने लगा। अरुण कहता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अकेला संभालूं तो मैं काम बहुत मेहनत से करूँगा। और वो फिर अकेला ही उस सेट के सारे होटल्स को संभालने लगता है। धीरे धीरे होटल्स भी ग्रोथ में आने लगते हैं। इधर सेठ और उसकी वाइफ के मन में अरुण के लिए बहुत ज़्यादा प्यार जाग चुका था। वो उसे अपना बेटा समझने लगे थे। एक दिन सेठ की वाइफ कहती है कि ऐसा क्यों ना करें कि हम इसे अपना बेटा ही मान लें, क्योंकि इसका भी कोई नहीं है और हमारे भी कोई औलाद नहीं है। सेठ कहता है इससे अच्छी क्या बात होगी। अरुण आता है, अरुण को बिठाते हैं, सब लोग बात करते हैं और कहते हैं कि बेटा, हम चाहते हैं कि तुझे अडॉप्ट कर लें अपने बेटे के रूप में। अगर तू चाहता है कि हमें अपना माता पिता मानना तो मैं जो भी कानूनी कार्यवाही है वो पूरी कर देता हूँ। अरुण कहता है इससे अच्छी क्या बात होगी। और इसके बाद में सेठ उसे अपना बेटा स्वीकार कर लेता है और साथ ही साथ वो अपनी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो अरुण के नाम कर देता है। कहता है क्योंकि अब तुम ही मेरे बेटे हो तो और ये प्रॉपर्टी भी अब तुम्हारी ही है। इधर अरुण बहुत ही मेहनत से काम भी कर रहा था। दूसरी तरफ वो सेठ और उसकी वाइफ, जिनको अब वो माता पिता मान चुका था, बहुत ही अच्छे से सेवा कर रहे थे। ये देख के वो लोग बहुत खुश होते थे, कहते थे कि शायद हमारा अपना बेटा भी होता तो हमें इतनी मोहब्बत ना करता। इसी बीच अचानक एक दिन सेठ की वाइफ की तबीयत कुछ खराब होने लगती है। वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, लेकिन तबीयत कुछ ज़्यादा खराब होते हुए एक दिन उनका देहांत हो जाता है। ये बात सेठ जी को बहुत दुख देती है और वो काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगते हैं। लेकिन जो अरुण लड़का था वो उनका साथ नहीं छोड़ता। वो लगातार सेठ की सेवा करता है और जो भी हो सकता था उनका मन बहला के रखता है। सेठ इस बात से बहुत खुश थे कि इसने अपने बेटे होने का फर्ज अदा कर दिया है। एक दिन वो अपने से बैठा हुआ सेठ की टांगे दबा रहा था। बातें करते हुए सेठ पूछते हैं कि बेटा, कभी तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी फैमिली में था कौन कौन। ये सुनने के बाद वो कहता है कि मेरी फैमिली में सिर्फ एक मेरी माँ ही थी। कहता है क्यों, फिर माँ कहाँ है। कहता मैं जब घर से भागा था तो तभी छोड़ दे। इसके बाद वो सारी कहानी बताता है। उसकी कहानी सुनने के बाद से थोड़े से दुखी होते हैं और गुस्सा होते हैं। कहते कि अरुण, मैं तुम्हें बहुत अच्छा लड़का समझता था, लेकिन ये तुमने बहुत ही गलत किया।
वो तुम्हारी माँ थी, तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो? अरे उसने तो तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया और तुमने क्या किया उसके बदला? और फिर उसके बाद सेठ बोलते हैं कि बेटा, कल सुबह तुम्हें सीधे अपने घर जाना है, अपनी माँ से मिलना है और उन्हें लेके यहाँ पर आना है। यहाँ पर हम लोग साथ रहेंगे, इस घर में अब कोई है भी नहीं। तो अगर तुम्हारी माता जी आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और उनका आशीर्वाद भी हम सब पे बना रहेगा। ये सुनने के बाद बेटा खुश तो होता है और लेकिन कहता है कि सेठ जी, शायद अब माँ मुझसे बात ना करे। वो कहते हैं कि माँ वो चीज़ होती है जो अपनी औलाद को हर हाल में माफ़ कर देती है, तुम एक बार उनसे जाके मिलो तो सही। अरुण बहुत खुश होता है और अगले दिन तैयार होकर सीधा अपनी फॉर्च्यूनर कार में अपने ड्राइवर के साथ अपने गांव चल देता है। गांव में घुसता है। गांव में घुसते के साथ ही गांव के बच्चे कार को देखने के बाद उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। लेकिन वहां मौजूद गांव के लोग भी अब ये बड़ी जिज्ञासा भरी निगाहों से देख रहे थे कि फॉर्च्यूनर कार का मालिक हमारे गांव में किससे मिलने आ सकता है। वो ये जानने के लिए कार के पीछे पीछे वो भी चलने लगते हैं। कार कुछ दूरी पर चलने के बाद एक पुराने से घर के पास में जाकर रुक जाती है। उसके बाद में अरुण उस कार में से निकलता है। अरुण देखने में बहुत सुंदर और उसकी पर्सनैलिटी भी अब पूरी तरीके से बदल चुके थे। गले में एक मोटी सी सोने की चैन होती है। वो इधर उधर लोगों को देखता है और फिर इसके बाद सीधा उस पुराने से घर की तरफ को चल देता है। घर बहुत पुराना हो चुका था। जब अरुण गया था तब ये काफ़ी सही था, लेकिन अब दीवारें भी टूट चुकी थी, प्लास्टर उखड़ चुका था और गंदगी भी चारों तरफ थी। वो दरवाज़ा खोलता है, अंदर की तरफ जाता है तो देखता है कि उसकी माँ एक कोने में बैठी हुई है जो इस टाइम सही से देख नहीं पा रहे। ये देखने के बाद उसकी आंखें भर आती हैं। इतने सालों के बाद अपनी माँ को देखा, वो भी इस दशा में। वो जाता है, उनके पैरों में पड़ जाता है और फूट फूट के रोने लगता है। वो पूछती है कौन है तू? कहता आज मैं जो कुछ हूँ सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन दूसरी तरफ अनीता कहती है कि बेटा मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम कौन हो और मेरी वजह से आज तुम कैसे बन गए। इसके बाद अरुण अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं वही हूँ तुम्हारा बेटा जो तुम्हें काफ़ी साल पहले छोड़कर चला गया था। इतना सुनना था कि माँ फूट फूट के रोने लगती हैं और उनको गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि बेटा तू कहाँ चला गया था, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तेरी याद में मेरी आंखों की रोशनियां तक चली गई। मैं तो कुछ काम की भी नहीं रही, भला हो इन गांव वालों का जिन्होंने मुझे 2 वक्त का खाना दिया, जो आज मैं जिंदा भी हूँ। वरना मैंने तो सोच लिया था कि शायद मैं अपने जीवन में कभी तुझे देख भी ना पाऊँ, और देख तो अब भी नहीं पा सकती, लेकिन तुझे अपने गले लगा सकती हूँ क्योंकि मुझे अब दिखाई नहीं देता। और उनको ये सुन के बहुत दुख होता है। वो माफ़ी मांगता है, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, वो उसे माफ़ कर देती, कहती बेटा मुझे कोई दुख नहीं, बल्कि मुझे खुशी है कि तू आज अपने बाबा का सपना पूरा कर दिया, कि तू एक बड़ा आदमी बन गया है। इसके बाद बोलता है कि माँ अब तुम ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रहोगी, तुम फौरन मेरे साथ चलो, बाहर गाड़ी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। माँ कहती है कि बेटा जिंदगी भर इन लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं यहाँ रही, और आज मुझे बेटा मिल गया तो मैं इन सबको छोड़ के चली जाऊँ? मैं नहीं जा सकते। बेटा उसको बहुत मनाता है। इसके बाद वो गांव के दूसरे लोगों से रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है। गांव के लोग बहुत समझदार थे। वो कहते हैं कि आपको इसके साथ जाना चाहिए, ये आपका बेटा है और हम लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी, बल्कि खुशी होगी कि अब तुम जीवन के आखिरी समय अच्छे से गुजार सकती हो। इसके बाद अनीता अपने बेटे अरुण के साथ गाड़ी में बैठ के चली जाती है। जाके सबसे पहले वो उस होटल के मालिक सेठ जी से मिलती है। सेठ जी जल्दी से दौड़ते हैं और उनके पैर छूते हैं। कहते हैं कि माता जी आपसे मिलके बहुत खुशी है, आपका बेटा बहुत अच्छा है, मैं धन्य हूँ आपसे मिलके कि आपने इतने अच्छे बेटे को जन्म दिया। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें मैं बढ़िया से हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ इनका अच्छे से इलाज कराते हैं और उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ जाती है। और इसके बाद में वो लोग आपस एक ही घर के अंदर साथ साथ रहने लगते हैं। दोस्तों आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही बताना आपका नाम क्या है और आप किस शहर से हो।